सैटरडे जितना हमारा बायोमोलिक्यूल्स होगा वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट सैटरडे मीन्स 24th 23rd of your November you will have whole 11th syllabus 20 sorry 30th you will have 11th and 12th good नहीं चलेगा तो पक्का आया प्रश्न नहीं चलेगा तो गर्ल्स कैसी जीटी में 11th आए थे कितने लोगों को जीटी में सिर्फ 11th चाहिए प्लीज नेक्स्ट ऑप्शन इज whole 11th 12th combined नहीं मेरा क्वेश्चन है इस सैटरडे जितना बायोमोलिक्यूल्स हुआ वो नेक्स्ट सैटरडे जितना और बायोमोलिक्यूल्स हो गया तो पूरा बायोमोलिक्यूल नेक्स्ट सैटरडे और नेक्स्ट टू नेक्स्ट पूरा 11th कितने लोग को ये सब चाहिए दिस सैटरडे वाटर सिलेबस रिकवर्ड नेक्स्ट वीक कंप्लीट बायोमोलिक्यूल्स एक ही चैप्टर रहेगा नेक्स्ट वीक नेक्स्ट टू नेक्स्ट मींस जीटी ओनली 11 ये कितना कितना अच्छा लग रहा है कितना अच्छा लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है ठीक है और दूसरा ऑप्शन है दिस वीक वाटर बायोमोलिक्यूल्स विल कवर नेक्स्ट वीक 11 इंक्लूडिंग बायोमोलिक्यूल्स पार्ट ऑफ 11 तो 11 में पूरा आ जाएगा आपका नेक्स्ट सैटरडे और नेक्स्ट सैटरडे दैट इज योर जीटी आपका 11 का पूरा सिलेबस और 12 का पूरा सिलेबस ऐसा कितने लोगों को चाहिए तो इन मायापुर वी हैव लॉर्ड नरसिंह देव आपने देखा है दर्शन नरसिंह देव को देखा मायापुर so we have wonderful deity of Lord Narasimha Dev in Mayapur. Mayapur is the headquarter. तो भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए थे इसको बचाने के लिए प्रहलाद महाराज was troubled by Hiranyakashipu his father and to protect him Lord Narasimha Dev appeared from a pillar फिर हम लोग कहानी सुना आप लोगों को जाते जरूर इस स्टोरी पढ़ेंगे हम लोग बाद में तो लॉर्ड नरसिंह देव का अपीयरेंस होता है नियर अबाउट मई और जून मई में आता है जनरली नरसिंह चतुर्दशी दिन होता है जिस दिन भगवान पिलर में से निकले हिरण्यकशिपु लात मारी थी और पिलर में से निकल गए थे भगवान नरसिंह तो नरसिंह चतुर्दशी के एक दिन पहले दोपहर के समय वहाँ का पूरा ऑयल से अभिषेक होता है ऑयल अभिषेक बोलते हैं इट्स देन इन द आफ्टरनून नॉट पब्लिक अभिषेक नरसिंह चतुर्दशी के दिन तो पब्लिक अभिषेक होता है उससे एक दिन पहले ऑयल से अभिषेक होता है तो दिस इज दैट ऑयल विच इज आवाज नहीं आ रही हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण अरे अभी बस so this is the oil which is used for the abhishek of Lord Narsingh Dev so आपको मैं इसे हाथ पर लगाने वाला हूँ ऐसे so you have to rub it like this and smell it हरे कृष्ण सब लोग नहाकर आए ना भैया सीधा सीधा भैया कहाँ बोलते हैं नरसिंह oil and then you can one of you can apply to girls ठीक है पहले तो हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर केमिस्ट्री में चालू होकर चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स आज भी नहीं है संजय सर चलिए
we're starting with our chapter biomolecules. Now bio का मतलब क्या होता है, वैसे सभी को पता है क्या होता है bio मतलब. What is the meaning of bio? Living. And molecules means chemistry पढ़ा है आप लोगों ने बहुत सारा. Bio means living and molecules means chemical compounds. तो हमारे ह्यूमन और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी तरह के केमिकल कंपाउंड्स प्रेजेंट हैं, वो सारे के सारे सम एंड सब्सटेंस ऑफ ऑल द केमिकल कंपाउंड्स विच आर प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं बच्चों? बायो मॉलिक्यूल्स. अभी जब हम बोलते हैं सारे के सारे केमिकल कंपाउंड्स, तो उसमें ऑर्गेनिक भी इन्वॉल्व है और इनऑर्गेनिक भी इन्वॉल्व है. लेकिन आप देखेंगे तो एनसीईआरटी ने केमिस्ट्री में आप लोगों के डेफिनेशन दिया है, द कार्बन कंपाउंड्स विच आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. क्या बोला एनसीईआरटी ने? सिर्फ द कार्बन कंपाउंड विच आर प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ओनली द कार्बन कंपाउंड्स. So there are many compounds which do not have carbon. क्या है ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन नहीं है कि नहीं है? Yes, there are many compounds which do not have carbon. There are, but क्या वो compounds हमारी बॉडी के अंदर एक भी नहीं है क्या? So no, it's not true. There are of course some compounds in our body which do not have carbon. So they are also part of actually biomolecules only. So the appropriate definition of biomolecules is all the chemical compounds or molecules which are present in the living organisms are called as biomolecules. अभी एनसीईआरटी बोल रही है कि अगर आप जमीन का टुकड़ा उठा के देखो, अर्थ क्रस्ट, और एक लिविंग टिश्यू उठा के देखो, और उन दोनों का सेग्रीगेशन करके पता करो सेपरेशन टेक्निक से कि किसके अंदर कौन कौन से तरह के आयंस प्रेजेंट है या कम एलिमेंट्स प्रेजेंट है आपके, तो आपको अलग अलग रेशियो दिखाई देता है. और आपको दिखता है कि नंबर ऑफ दिस कंपाउंड्स इज द प्रोपोर्शन इज मोर इन केस ऑफ लिविंग टिश्यू इन कंपैरिजन टू अर्थ क्रस्ट. अगर आप हम कंपैरिजन कर रहे हैं, किसके बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं? अर्थ क्रस्ट के बीच में और लिविंग टिश्यू के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं. एनसीईआरटी ने ह्यूमन बॉडी बोला है कि ह्यूमन बॉडी और अर्थ क्रस्ट का आप कंपैरिजन करेंगे तो ह्यूमन बॉडी के अंदर चीजें आपको ज्यादा दिखाई दे रही है, प्रोपोर्शन इज हायर इन कंपैरिजन टू अर्थ क्रस्ट. तो आप लोगों ने टेबल में देखिए 9.1 टेबल आप लोगों को टेबल में दिख रहा होगा. बहुत सारा आगे उन्होंने अर्थ क्रस्ट का लिखा है, बाद में उन्होंने ह्यूमन बॉडी का प्रोपोर्शन लिखा है. ऑक्सीजन आई बिलीव इस मैगजीन इन ह्यूमन बॉडी दैट इज 65 समथिंग, 65. In case of earth crust it is 40, 46. Then last is you see silicon. Silicon is very much in earth crust, that is 27.7 something. And in case of human body it is negligible. Otherwise all the things are higher in human body and less in earth. इसके अलावा बाकी सब जो आपको ज्यादा कहाँ दिखाई देता है? ह्यूमन बॉडी के अंदर है ना, सब कुछ ज्यादा है. मैक्सिमम क्या है हमारे अंदर? ऑक्सीजन. और सबसे कम क्या है वहाँ पे उस कैटेगरी के अंदर? सिलिकॉन. साइंस ने जस्ट पहले पैराग्राफ को समझाया. इफ यू कंपेयर अर्थ क्रस्ट एंड ह्यूमन बॉडी, द number of organic compounds found in case of or the elements found in case of human body are more in comparison to same proportion of earth crust. अभी ये बायोमोलिक्यूल्स का स्टडी हम लोग करते कैसे? हाउ डू वी डू द स्टडी ऑफ दिस बायोमोलिक्यूल्स? हाउ डू वी एनालाइज इन लिविंग टिश्यू के अंदर ना आखिर का जो एनालिसिस है, वो एनालिसिस कैसे होता है कि टिश्यू के अंदर कौन कौन से तरह के बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट है. तो ऐसे आपको एक बहुत अच्छा सा एक्सपेरिमेंट दिया है. वो बोले कि यू टेक लिविंग टिश्यू, आप एक किसी भी लिविंग टिश्यू को लीजिए और एक लिविंग टिश्यू को आप क्या कीजिए? यू ग्राइंड इट. आप लोगों का नाम सुना है मोटर एंड पेस्टल? मोटर एंड पेस्टल अपने घर में ऐसा होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, खलबत्ता. तो लैब में आपने देखा होगा मार्बल का खलबत्ता होता है वाइट कलर का, दैट इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग पर्पस. तो आपने कोई लिविंग टिश्यू लिया और उसको ग्राइंड किया अपने मोटर पेस्टल में यूजिंग ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड. क्या यूज करें आप लोग? ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड. तो ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड Cl3C डबल OH, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड विच इज यूज्ड फॉर द ग्राइंडिंग पर्पस. अभी आपका ये एसिटिक एसिड है क्या बच्चों? ये क्या है? ये एसिटिक एसिड. अब ये जैसे आप लोग फॉर एग्जांपल पानी के अंदर में नींबू निचोड़ा आपने, तो सपोज यू फॉरगॉट टू टेक आउट द सीड्स आउट ऑफ द
लेमन, लेमन में से अपने सीड्स निकालना भूल गए, अपने उसको निचोड़ा, फिर अपने उसमें शुगर ऐड किया, फिर सबने शक्कर ऐड की, सॉल्ट ऐड किया। नाउ देयर इज अ सॉल्यूशन, क्या बन गया आपका? सॉल्यूशन, नींबू रस बन गया आपका, बढ़िया, गर्मी का सीजन आई, आप पी सकते हो उसको। नाउ दिस लेमन जूस, इफ यू pass it through a filter, then you would suppose take a beaker, एक बीकर लीजिए आप, और बीकर में आप लगाइए ऐसे फनल। फनल देखा है सभी ने, दूध वाले की दुकान पे, तेल वाले की दुकान पे आप जैसे। एंड वी यूज अ फिल्टर पेपर, क्या यूज करते हैं हम लोग? फिल्टर पेन, इसलिए नाम दिया है चीज क्लॉथ और कॉटन। तो आपने घर में देखा होगा, चीज क्लॉथ हिंदी में क्या बोलते हैं आपने? चीज क्लॉथ समथिंग, क्या बोलते हैं चीज क्लॉथ मराठी में, क्या बोलते हैं? Ladies, क्या बोलते हैं? किचन में यूज करते हैं चीज क्लॉथ, वॉट एवर इट इज। तो चीज, ये तो लोगों ने देखा है चीज क्लॉथ, चीज क्लॉथ नहीं देखा आप लोगों ने? अरे चीज क्लॉथ जलेबी बनाते समय देखा है, जलेबी बनाते समय यूज करते हैं वो, नहीं देखा आप लोगों ने? नहीं देखा कपड़ा आपने, ठीक है। तो चीज क्लॉथ नाम की चीज होती है, वो चीज क्लॉथ या फिल्टर पेपर या कॉटन हम लोग यूज करते हैं किसके लिए? फॉर फिल्टरेशन। दिस इज योर फिल्टर पेपर, और यू कैन यूज कॉटन। तो अभी आपने जो आपका मिक्सचर आपने बनाया, वो मिक्सचर आपने यहाँ पे पोर कर दिया, वॉट एवर। अब यहाँ पर सपोज अपना ये मोटर पेस्टल था भैया, आपने उसमें कलकत्ते का यूज करके उसको कूटा आपने, और यहाँ पे जो भी आपका मिक्सचर बना, उसको अपने यहाँ से फिल्टर में डाल। और फिल्टर आप जब डालेंगे, तो कुछ चीज ऐसी होगी जो आपका जो एसिड है, ट्राई क्लोरोएसिटिक एसिड, उसके अंदर डिजोल्व होगा। जैसे हमने नींबू पानी बनाया, तो नींबू पानी के अंदर शक्कर डिजोल्व हो जाएगा, जो सॉल्ट है वो भी क्या हो जाएगा? डिजोल्व हो जाएगा। लेकिन जो हमारे सीड्स है, वो डिजोल्व होने वाले हैं क्या? नहीं। तो जो चीजें डिजोल्व हो जाएगी, वो डिजोल्व होके धीरे धीरे आपको कहाँ दिखाई देगी? ये बीकर के अंदर, बीकर। और जो चीजें डिजोल्व हो गई एसिड में या पानी के अंदर, वो बीकर में आ जाएगी, उसको हम बोलते हैं एसिड सॉल्यूबल। क्या बोलते हैं बच्चों को हम लोग? एसिड सॉल्यूबल, वो सॉल्यूबल हो गया एसिड के अंदर, क्या हो गया वो? डिजोल्व हो गए। बट ऐसी कुछ चीजें जो कि एसिड के अंदर डिजोल्व नहीं हुई, दे वर नॉट डिजोल्व इन द एसिड, हेंस दे कुडंट पास द फिल्टर पेपर। जो फिल्टर पेपर उसको पास वो नहीं कर पाए, क्योंकि उनका साइज कैसा है? बड़ा है कि कम है? द साइज इज स्मॉल और बिग? the size is big, hence they were not, जैसे भी जो seeds हमारे, they are very big in size, they cannot be dissolved in the water। the same way ऐसे बायोमोलिक्यूल्स जो कि एसिड के अंदर डिसॉल्व नहीं हुए, वो ऊपर फिल्टर पेपर में ही रहे थे, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? रेटिनेट। रिटर्न करके बोलो। एंड दे आर पार्ट ऑफ विच? एसिड इनसॉल्युबल। किसके पार्ट है ये? एसिड इन। तो कितने फूल है बच्चों? एक्चुअली कितने फूल है हमारे पास? एक मैंगो जूस है, गन्ने का जूस नहीं। कितने फूल है हमारे पास? दो फूल। कौन कौन से? एसिड सॉल्युबल, दूसरा एसिड इनसॉल्युबल। एसिड इनसॉल्युबल कौन आएंगे? जो डिजोल्व हुए कि नहीं हुए? किस में डिजोल्व नहीं हुए? एसिड। कौन सा एसिड है हमारे यहाँ पे? ट्राइक्लोरो एसिडिक। और जो डिजोल्व हो गए वो कौन से पुल में आएंगे? एसिड सॉल्युबल। तो एसिड सॉल्युबल में जो आएंगे दे विल बी बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। बायो मॉलिक्यूल्स, लेकिन कैसे मॉलिक्यूल्स है? बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, बिकॉज उनका साइज बहुत कम है। लेकिन जो एसिड इनसॉल्युबल में आएंगे दे विल बी कॉल्ड एज बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, दे विल बी कॉल्ड एज बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। याद रहेगा सभी को? पक्का? क्या प्रोसेस किया हम लोगों ने? हम लोगों ने ग्राइंड किया, ग्राइंड किया किसके अंदर? मोटर प्रेशर के अंदर लिविंग टिश्यू को ग्राइंडिंग करते समय हमने एसिड यूज किया, कौन सा? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। और बाद में जब हमारा मिक्सचर बना, जो सॉल्यूशन बना, उसको हमने पास कराया फिल्टर पेपर से, और फिल्टर पे जो हम सकते हैं चीज क्लोथ और कॉटन। जब पास कराया तो जो फिल्टर निकल कर आया हमारा, वो फिल्टर नीचे आ गया बीकर में, उसको हम बोलते हैं एसिड सॉल्युबल पूल। जो रिटेनेड हमारा फिल्टर फनल के अंदर ही रह गया, जो पास नहीं हो पाया, उसको हम लोग बोलते हैं एसिड इनसॉल्युबल, बिकॉज वो एसिड के अंदर डिजोल्व नहीं। तो यहाँ पर बिकॉज देयर साइज इज वेरी लार्ज, हेंस दे वर नॉट डिसॉल्व, दे आर कॉल्ड एज बायो माइक्रोमोलिक्यूल। जिनका साइज कम था और डिसॉल्व हो गए, उनको बोलते हैं हम लोग बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। याद रहेगा सभी को? नाउ वी राइट
detailed description of bio micromolecules and bio macromolecules. आप सब लोग लिख रहे हैं मेरे साथ? नहीं लिख रहे? Please put your pen and notebook together. So bio micromolecules, small in size. कैसा है bio micromolecules? Small in size. What is their size? It is 18 to 800 dalton. कितना साइज है बच्चे इनका? 18 to 800. दिस रेंज हमारे जो मॉलिक्यूल्स आते हैं उनको बोलते हैं हम लोग बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स. दीज आर डिसॉल्व इन एसिड. ये आपके एसिड में क्या हो गए? डिसॉल्व. एंड दे मोस्टली कंसिस्ट ऑफ मोनोमर्स. क्या है इनके अंदर? मोस्टली मोनोमर्स. तो हम लोगों को सभी को पता है मोनोमर. मोनो मतलब कि सिंगल, मर मतलब होता है यूनिट और पार्ट. तो जो भी पॉलीमर के सिंगल यूनिट्स होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग मोनोमर. आपने सिर्फ एग्जांपल देना चाहेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जांपल्स ऑफ मोनोमर? संस्कार बोलो बेटा, एक मोनोमर का नाम बताओ जिससे पॉलीमर बनता है. एक मोनोमर जिससे हम पॉलीमर बनाते हैं. संग्राम? अमाइनो एसिड्स. कौन सा पॉलीमर बनता है अमाइनो एसिड से? प्रोटीन. और मोनोमर बच्चों है? अरे लो, एक मोनोमर का नाम ग्लूकोज. और गर्ल्स? हाँ, फ्रक्टोज. ग्लूकोज नाम. हाँ, न्यूक्लियोटाइड्स. चलो, न्यूक्लियोटाइड्स. और बच्चों, और बच्चों चलो. और मोनोमर का नाम नहीं, कितनी मोनोमर में? लिपिड्स. लिपिड्स एक एक्सेप्शन केस में देखेंगे. their size is small but they are not micromolecule, they are macromolecules. चलो ठीक. So these are our monomers which are part of which bio micromolecules. So they are part of acid soluble. नहीं, किसके पार्ट है ये? acid soluble polymer. Next we have bio macromolecules. So bio macromolecules are large in size. They are not small in size, they are large in size. How much large? 10,000 Dalton. कितना साइज है बच्चों? 10,000 Dalton. और जो भी हमारे पॉलीमर्स है दे आर पार्ट ऑफ बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स. लाइक यू हैव कार्बोहाइड्रेट्स, you have protein, you have DNA, RNA. yes. अब इसमें एक एक्सेप्शनल केस है आपका. कौन? लिपिड्स. तो बताना चाहिए क्यों एक्सेप्शन चाहिए? एनीबॉडी? एक्सेप्शन इसमें लिपिड्स है. क्यों एक्सेप्शन लिपिड्स है? किसको पता है? और टॉपर्स हमारे पास है. भाई लिपिड्स आर एक्सेप्शनल. कौन पीछे भी है? प्रज्वल बताए. प्रज्वल, लिपिड्स के एक्सेप्शनल है? Nothing. कोई तो. अच्छा, पता नहीं. तो लिपिड्स आर इन टर्म्स ऑफ साइज. अगर लिपिड्स के साइज की बात करेंगे सो दे आर नियरली. कितना साइज है बच्चों का? 800 डल. सुन में लिपिड का साइज कितना होता है? 800 डाल्टन. तो मुझे बताइए, अगर जिसका साइज 800 डाल्टन है तो वो कौन सी कैटेगरी में आना चाहिए? बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स या माइक्रोमोलिक्यूल्स? आना कौन सी में चाहिए वो? बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में. लेकिन लिपिड डिसॉल्व नहीं होता है एसिड के अंदर. क्यों बताइए, क्यों एसिड में डिसॉल्व नहीं होता लिपिड? एनीबॉडी? हाँ, तो हम लोगों को पता है लिपिड के अंदर दो रीजन्स होते हैं. एक होता है हाइड्रोफिलिक, दूसरा कौन सा होता है? हाइड्रोफोबिक.
तो व्हेन लिपिड्स को हम लोग ग्राइंडिंग करते हैं, है ना, जब ग्राइंडिंग प्रोसेस चल रहा होता है, तो ग्राइंडिंग प्रोसेस करते समय लिपिड फॉर्म्स वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर्स और मिसल लाइक स्ट्रक्चर, है ना, ये ऐसे वेसिकल लाइक और मिसल लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। तो जो ये हमारा सर्कुलर स्ट्रक्चर है कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, और जो ये टेल है कैसा होता है, वो हाइड्रोफोबिक। Hence, this missile or vesicle-like structures, these vesicle-like structures are not soluble in, वो एसिड के अंदर soluble नहीं, hence they become the part of retina, means acid insoluble, इसलिए वो कौन से पुल में आता है, एसिड insoluble। अब वो क्वेश्चन आएगा, लिपिड आर पार्ट ऑफ एसिड soluble और एसिड insoluble, क्या टिक करना है आपको, एसिड insoluble। बट साइज आपका तो साइज से टिक करना है आपको 800। Based on their size, they are part of acid soluble. But because they form this missile-like structure, they are not soluble in acid. What? और ये प्रोसेस कब होती है, मिसल फॉर्म कब बन जाते हैं इनका, when you are doing the process of, याद रहेगा सभी को। अभी ये बायोमोलिक्यूल्स आपने सेपरेट कर दी है, लेकिन अगर आपको और डिटेल में कौन कौन से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड सब मॉलिक्यूल से एलिमेंट्स हमारे लिविंग टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है, तो हम लोग ये कौन सी प्रोसेस करते हैं, द प्रोसेस ऑफ, देख लें सभी ने, बर्निंग द लिविंग टिश्यू। तो कोई भी सपोज लिविंग टिश्यू है हमारे पास, लिविंग टिश्यू जनरली हैज वाटर, मोस्टली इट हैज वाटर। तो जो भी वेट उसका होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वेट वेट। जैसे अभी आप लोग वजन करोगे अपना, तो भाला का वजन कितना, वजन है भाला का, 70, 17, 70, तो 70 हमारा 70 किलो भाला का वजन है। लेकिन वो 70 किलो वजन में बहुत सारा क्या है अभी इंक्लूडेड है, वाटर, देयर इज लॉट ऑफ वाटर इज देयर। बट तो ये जो वेट है 70 किलो वेट भाला का, वो कौन सा वेट है बच्चों, वेट वेट। कौन सा वेट है बच्चों, वेट वेट। लेकिन अगर हमको इस वेट वेट को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, ड्राई वेट में, तो क्या करना पड़ता है, यू हैव टू रिमूव व्हाट, वाट, है ना, इवापोरेशन ऑफ वाटर। तभी भारा करंट से पानी निकालना तो उसकी अलग प्रोसेस। बट वी हैव बट वी हैव फॉर द प्लांट्स, सपोज यू हैव अ लीफ, तो लीफ में से पानी निकालना, क्या करना पड़ा आपको, लीफ को यू हैव टू पुट इट इन अ, यू कैन पुट इट इन अ ओवन आल्सो, यू कैन पुट इट इन अ सनलाइट आल्सो, तो धीरे धीरे उसमें से क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। तो फिर जो बचेगा वो कौन सा वेट रहेगा बच्चों, ड्राई वेट। अभी उस ड्राई वेट को हम लोग क्या कर देते हैं बच्चों, जला देते। क्या कर देते उसको, जला दो। आप लोग की इच्छा है कब्र से को जला दो बस। दिवाली करें नहीं, दिवाली दशहरे करें, रावण को जलाते हैं उसी से कपड़े के साथ साथ, हरे कृष्ण नो प्रॉब्लम। कब्र से घंटे विद्याशर को जला दो, नो। तो हमारे ड्राई वेट को आग लगा दी आपने, ड्राई वेट को क्या कर दिया आपने, वही किया कि ड्राई वेट को, हाँ very। जैसे आपने आग लगाई तो क्या बचेगा, वही क्या बचेगा, क्या बचेगी, हाँ वेरी, द व्हाट इट रिमेन्स इज कॉल्ड एज व्हाट, ऐश करो बोलते हैं ना, वो ऐश करो नहीं, यहाँ पे ये ऐश हमारा brownish something powder like structure you find that is called as ash. This ash is now used for the chemical analysis। ये ash को हम लोग इसके लिए यूज करते हैं, केमिकल एनालिसिस के लिए। तो आपके आंसर में इसका भी टेबल दिया है शायद एक। तो आप लोग इधर आइए, टेबल ऑफ, टेबल 9.2 आप लोग देखिए, ऑल ऑफ यू लुक एट द टेबल 9.2, a list of representative inorganic constituents of living tissue। तो ये कब निकल कर आए इनऑर्गेनिक constituents, आफ्टर दिस प्रोसेस ऑफ बर्न। तो जब आपका ऐश निकला, उस ऐश में से आप पता कर सकते हैं कि कौन कौन से इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स या कंस्टिट्यूएंट्स हमारे लिविंग टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है। तो स्टार्टिंग में उन्होंने कौन सा दिया है, सोडियम और पोटेशियम। तो बताइए कि हमारी बॉडी में सोडियम पोटेशियम चाहिए क्या, दस आवर बॉडी नीड सोडियम पोटेशियम। पढ़ लिया आप लोगों ने ह्यूमन फिजियोलॉजी, आंसर देगा आकाश। बताओ आकाश, वेयर डू वी नीड सोडियम एंड पोटेशियम, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया ना आप लोग।
हाँ पढ़ा आपने सोडियम और पोटेशियम। हाँ हाँ, नर्व इम्पल्स पढ़ा था हम लोगों ने, तो लिख लो वहाँ पे सोडियम पोटेशियम इज यूज्ड इन नर्व इम्पल्स। देन वेयर डू वी नीड कैल्शियम? कहाँ चाहिए कैल्शियम? गौरव कहाँ चाहिए कैल्शियम? हाँ कहाँ चाहिए कैल्शियम? हाँ जोर से बोलो बेटा, आवाज नहीं निकल रही तुम्हारी। कैल्शियम कहाँ चाहिए? बोन्स कहाँ चाहिए कैल्शियम? बोन्स। इट ऑल्सो हेल्प्स इन योर क्लॉटिंग फैक्टर्स, clotting factor, muscle contraction, bones. These are the places you require calcium. Then you have magnesium. Magnesium act as a cofactor. Magnesium act as a cofactor. और कहाँ चाहिए? Very good. Ribosome forming of क्या बोलते हैं उसको dimers. Then water you need all the reaction. Then compound NaCl. NaCl कहाँ चाहिए? बताएगा ये है ना ये? निखिल, निखिल बोलो NaCl कहाँ चाहिए हमारी बॉडी में? नमक क्यों खाते हैं? क्या आपके दंत मंजन में नमक? Why do you need salt? Girls, why do we need salt to eat? सॉल्ट क्यों चाहिए हमको? हाँ आयोडीन? सॉल्ट में आयोडीन का मतलब बच्चा NaCl होता है ना, ICL ओ समथिंग NaI होता है क्या? हाँ। why do how the salt becomes iodized, can anybody tell? सॉल्ट, मोहित, मोहित को पता होगा। मोहित बेटा आयोडाइज सॉल्ट मतलब क्या होता है? नॉर्मल सॉल्ट और आयोडाइज सॉल्ट, व्हाट इज द डिफरेंस? इसमें आयोडीन ऐड कर देते हैं ऊपर से, मसाला ऐड करके। तो क्या करते हैं आयोडीन, आयोडाइज सॉल्ट मतलब क्या? आयोडाइज्ड सॉल्ट मतलब क्या? हु विल से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोडाइज्ड सॉल्ट? नहीं पता, किसी को नहीं पता? हाँ क्या है? बोलो बोलो। सॉल्ट में आयोडीन नहीं पता, मुझे पता था यही क्यों बोलेगा इतना आदमी। कोई बात नहीं। अरे चलो, हमारी बॉडी में NaCl कहाँ चाहिए? वेयर डू वी नीड सॉल्ट? सॉल्ट क्यों चाहिए? अरे, नमक नहीं खाएगा तो क्या होता है? नमक नहीं खाओ तो क्या हो जाएगा? हाँ खाने में टेस्ट नहीं आएगा बाहर पर। नमक नहीं खाए तो क्या होगा हमारी बॉडी को? हाँ हाँ, ऑस्मो रेगुलेशन। वेयर डू वी नीड NaCl? ऑस्मो। आपने नहीं पढ़ा इलेक्ट्रोलाइट्स? ORS खाया था आप लोग? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ORS? सेट ऑफ सॉल्यूशन, oral rehydration solution is ORS, not set up or no problem. So these are electrolytes which have salts in it. So NaCl is required for osmoregulation. और बाद में दिया आपको CaCO3। हमारी बॉडी में कहाँ चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट? है मोहित? वेयर डू वी नीड कैल्शियम कार्बोनेट? माय गॉड, PO4 फॉस्फोरिक एसिड एंड SO4 कहाँ चाहिए हमारी बॉडी में? These all are part of buffers. इसका पार्ट है बच्चों buffers. The calcium carbonate, PO4, SO4, these are part of buffers which are required for maintaining the pH of the cell. Very good. So these are the inorganic constituents of our living tissue. याद है कि सभी को कौन कौन सा लिस्ट दिया है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर, NaCl, कैल्शियम कार्बोनेट, PO4 and SO4, 3 minus and 2 minus. Very good. तो एनसीईआरटी ने बता दिया कि भैया ठीक है बायोमोलिक्यूल्स हमारे पास, और ये बायोमोलिक्यूल्स को हम लोगों ने सेपरेट किया पहले ग्राइंडिंग की प्रोसेस के द्वारा। तो दो बायोमोलिक्यूल्स निकल कर आए, एक है बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, दूसरे कौन से है? बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। एक है एसिड सॉल्युबल, दूसरा एसिड इनसॉल्युबल। किसकी साइज बड़ी है, किसकी छोटी है? माइक्रो 18 to 800 डाल्टन एंड बायो मैक्रो 10,000 डाल्टन। फिर हम लोगों ने पढ़ा हाउ टू डू इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट सेपरेशन, दैट इज बाय फर्स्ट मेकिंग वेट वेट इनटू ड्राई वेट। वेट वेट को किसमें कन्वर्ट किया आपने? ड्राई वेट में। कैसे किया? बाय रिमूविंग वाटर, पानी निकाल दिया आपने। अब जो ड्राई वेट है उसको क्या किया आपने? जला दिया। अब जलाया तो क्या बचा आपके पास? एश। और वो एश को आप लोग यूज करते हैं फॉर द केमिकल एनालिसिस एंड यू हैव लिस्ट ऑफ सम इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स। यहाँ तक क्लियर सभी को? वेरी। तो अभी एनसेट ने उसका अमाइनो एसिड आप लोग को टॉपिक दिया है, but we will not discuss amino acid. We will start with lipids. हम लोग शुरू कर रहे हैं पहले किससे? लिपिड्स।
तो लिपिड्स आर, तो लिपिड्स मतलब आप लोग क्या था आपके घर पे, आप लोग मक्खन खाते हैं वगैरह, घी खाते हैं वगैरह, कभी आलू के पराठे पे लगाते हैं, कभी आप लोग अपनी different dishes which you like. So this fat is lipids we eat very consume very often, very often. हर सब्जी में तेल आप लोगों को चाहिए, विदेश आपको बार बार तेल खिलाते हैं. You require so many lipid items in your daily food system. Now, hardly there are people in the world who are not eating fats. No problem. So lipids are water soluble or water insoluble. बच्चों बोलिए. Water soluble? They are water insoluble. They do not dissolve in water, but they dissolve in, क्या बेंजीन में डिजोल्व होते हैं क्या ये लोग? क्या लिपिड बेंजीन में डिजोल्व हो जाएंगे? बेंजीन क्या है? पोलर नॉन पोलर? नॉन पोलर. श्योर. लिपिड्स कैसे? लिपिड्स आर नॉन पोलर. तो नॉन पोलर डिजोल्व हो जाते हैं, और पोलर पोलर डिजोल्व हो जाते हैं. नॉन पोलर पोलर. तो बेंजीन आर सम ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड्स इन विच दिस lipids can be dissolved, but they are insoluble in water. They cannot be dissolved in water. Now, ध्यान से सुनना बच्चों, ये जो लिपिड है, these lipids are of various types. लेकिन ये लिपिड्स के अंदर प्रेजेंट होता है आपका ग्लिसरॉल. Glycerol is also a type of lipid. No, you have fatty acids in combination of both. We have glycerol plus fatty acids. तो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर जानते हैं आप लोग, सभी लोग? ग्लिसरॉल ऐसा कुछ दिखता है आप लोगों का ग्लिसरॉल. कितने कार्बन है बच्चों? 3. तो संख्या के पीछे इधर कौन है? राहुल. विषय तो मत बोलो, कौन है? सिद्धार्थ है. विषय बोलो, क्या इसका साइंटिफिक नेम क्या है? साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम बोलता है नॉर्मल. हाँ, आईयूपीएसी नेम. जल्दी जल्दी जल्दी. चलो कॉमन नेम बोल दो, कॉमन नेम ग्लिसरॉल हो. आईयूपीएसी नेम कौन बोलेगा? यश बोलेगा. यश. मैंने नहीं, हम लोग. हाँ. चलो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपीन. इट्स एन अल्कोहल. एक तरह क्या है ये बच्चों? अल्कोहल. नशा करने की चीज नहीं, डेंजरस फॉर हेल्थ. हरे कृष्ण. तो जैसे ग्लिसरॉल, और ये ग्लिसरॉल के साथ में हम लोग जोड़ देते हैं क्या? फैटी एसिड. क्या जोड़ देते हैं बच्चों? फैटी एसिड. ध्यान से सुनना है. तो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड जब दोनों आपने जोड़ दिया तो क्या बन जाता है आपका? लिपिड्स. लिपिड्स हैव हाउ मेनी थिंग्स? टू. मेनली टू. ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड. हम देखेंगे बहुत सारे तरह का उसमें, स्फिंगोमाइलिन, फॉस्फोलिपिड, लिपोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, सब वैरायटी पढ़ेंगे हम. प्रोटोप्लास्ट, प्रोस्टाग्लैंडिन, और इधर है ना, विल स्टडी डिफरेंट थिंग्स. बट ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड ये दोनों मिलकर क्या बन जाता है आपका? लिपिड. तो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर पढ़ लिया हम लोगों ने. इट इज एन अल्कोहल ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपीन. अब व्हाट इज फैटी एसिड? ध्यान से सुनना बच्चों. तो फैटी एसिड जहां पर आपका लगा हुआ है C OOH, कार्बोक्सिलिक एसिड. क्या लगा हुआ है बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड. और उसके साथ में जुड़ा हुआ है लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन. क्या जुड़ा है बच्चों? लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन. इज आर आर चेन. It has multiple or many number of carbons. है ना, 10, 12, 16, 20, 25, है ना, multiple number, huge number of carbons are added. So there is carboxylic acid, और वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में आपका क्या जुड़ा हुआ है? चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. ये मिलके आपका क्या बन जाता है बच्चों? फैटी एसिड. क्या बन जाता है? फैटी एसिड. फैटी एसिड में क्या है? फैटी एसिड में लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन साथ में आके जुड़ा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड. अब ये फैटी एसिड कितने तरह के होते हैं? Who knows? These fatty acids are of how many types? हम्म. 2 types. वेरी गुड. कौन कौन से? सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड. तो आप लोगों ने पढ़े हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स.
You have two types of fatty acids. One is saturated fatty acid, दूसरे कौन से बच्चों? Unsaturated. What is the meaning of saturated? इनके पास सिर्फ कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है? ओनली सिंगल बॉन्ड. अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है केवल, तो क्या बोलते हैं उनको हम लोग? सैचुरेटेड. अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे उनको हम लोग? अनसैचुरेटेड. मेल्टिंग पॉइंट किससे ज्यादा होता है? तो आपने अगर देखा होगा, अगर सैचुरेटेड है सो द लाइन रिमेन्स स्ट्रेट, है ना, हाइड्रोकार्बन का चेन ऐसा आएगा. लेकिन अनसैचुरेटेड में जैसे डबल बॉन्ड आ गया, है ना, सपोज ऐसे चेन आ रहा है, इधर डबल बॉन्ड आ गया, तो देन इट बिकम्स, है ना, किंक आ जाता है, सा बेंडिंग आ जाता है. तो पैकेजिंग के टर्म्स में अगर हम देखें, पैकेजिंग के टर्म्स में, तो पैकेजिंग के टर्म्स में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड इनमें से अच्छा कौन सा है? सैचुरेटेड. है ना, सपोज आपको बहुत सारी लकड़ी ऐसे पैक करने एक बंडल के अंदर, और सारी लकड़ी एकदम स्ट्रेट है, तो उनको पैक करना क्या रहेगा? आसान रहेगा. लेकिन एक लकड़ी ऐसी सीधी है, दूसरी ऐसी टेढ़ी है, तीसरी ऐसी, चौथी ऐसी है, पांचवी ऐसी, तो उनको पैक करना क्या रहेगा? डिफिकल्ट रहेगा ना. तो जो सैचुरेटेड आपके जो क्या बोलते हैं, फैटी एसिड्स है, उनका पैकेजिंग कैसा होता है? काफी अच्छा पैकेजिंग है. क्यों? क्योंकि उनके अंदर कोई भी किंक बेंडिंग नहीं है, क्योंकि कोई भी क्या प्रेजेंट नहीं है? डबल बॉन्ड नहीं है. जैसे डबल बॉन्ड आ जाएगा तो क्या आ जाता है उसके अंदर? बैंड आ गया. तो इसलिए का पैकेजिंग अच्छा है, तो इसलिए का मेल्टिंग पॉइंट कैसा है? their melting point is high, whereas in case of unsaturated, their melting point is low. तो सैचुरेटेड जैसे आप सुनते हो ना, तो आपको घर का घी, मक्खन जब सुनते थे ना, वो सब कौन से कैटेगरी में आते हैं? सैचुरेटेड. बिकॉज दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. लेकिन प्लांट से हमको जब भी ऑयल्स निकलते हैं, है ना, जिंजली ऑयल, टिंगली ऑयल, दैट इज, देन यू हैव lavender oil, then you have multiple oils, mustard oil, different you get from the plant. They all belongs to unsaturated. So oil at room temperature. तो रूम टेम्परेचर पे ये ऑयल की कंडीशन में रहते हैं, लेकिन दे आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? ज्यादा. और जो अनसैचुरेटेड उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? कम. Then you have many examples of that. And that is given by use of palmitic acid is having 16 carbons. Then there is some stearic acid. Then there is arachidonic acid. Arachidonic है क्या? स्पेलिंग देखो ऐसा ही है. आर की ARCHI. इसके बाद देखिए, AR के बाद फिर से arachidonic. So these are all your saturated. और unsaturated में आपके एग्जाम्पल आते हैं ओलिक एसिड, then you have linoleic acid, then you have, इसे एक नाम ठीक है, मल्टीपल आते हैं. So these are some of the examples. Oleic acid has 18 carbons, but one double bond. एक ही डबल बॉन्ड है. Linoleic acid 18, but it has two double bonds, something like this. So these are the examples of a unsaturated fatty acids. तो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल ये दोनों मिलकर बन जाता है आपका लिक्विड. तो ग्लिसरॉल आप लोगों ने देखा ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन, और फैटी एसिड्स आर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन्स विद कार्बोक्सिलिक एसिड. तो जब हम बोलते हैं कि पाल्मेटिक एसिड में 16 कार्बन है, तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन वो भी इसमें इंक्लूडेड. एंड अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एक्सक्लूडिंग कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कितने हो जाएंगे फिर? 15. तो आप एक माइनस कर दो. अगर इंक्लूडिंग पूछा है तो आंसर आ जाएगा आपको फिर 60. याद रहेगा सभी को? पक्का. चलिए.
तो अभी हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। तो दिस जनरल आइडिया, हमारे पास दो चीजें, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। सो नाउ लिपिड्स आर ऑफ थ्री कैटेगरी। लिपिड्स कितनी कैटेगरी के बच्चों? तीन कैटेगरी के लिपिड्स। पहला है आपका सिंपल लिपिड, दूसरा है आपका कंपाउंड लिपिड्स, और तीसरा है आपका डिराइव्ड। थ्री टाइप्स ऑफ लिपिड्स। कौन कौन से तीन तरह के लिपिड्स है बच्चों? पहला कौन सा है? सिंपल लिपिड। दूसरा कौन सा है? कंपाउंड लिपिड। तीसरा कौन सा है? डिराइव्ड लिपिड्स। नाउ सिंपल लिपिड्स, दे हैव टू कैटेगरीज। इनमें दो कैटेगरी। एक है आपका न्यूट्रल फैट, और दूसरा आता है आपका डिफरेंट टाइप ऑफ वैक्सेस, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों, जो अलग तरह के। अब मुझे बताइए कौन सा ऐसा एनिमल है जो वैक्स बनाता है? क्वेश्चन फॉर ऑल। ऐसा एनिमल जो वैक्स बनाता है। प्लांट तो चलो बहुत सारे। हम वैक्स बनाते हैं। हम वैक्स बनाते हैं। यस, आवर ईयर्स हैव, मसाला निकलता है ना कान में से। कौन सी ग्लैंड बनाती है? हाँ, सिबेशियस नहीं नहीं, सिबेशियस ग्लैंड वैक्स नहीं बनाती बच्चों। क्या नाम है? ह्यूमिनस क्या था कुछ नाम था, बहुत पहले पढ़ते हैं, सी से नाम लेते हैं। सर्च करो गूगल पे। मैं करूँ? ह्यूमन। हाँ, सेरिमिनस ग्लैंड। तो सेरेब्रल ग्लैंड पता है हमारे कान के अंदर जो क्या बनाता है? वैक्स। नो, चलो। तो दीज ऑल वैक्सेस आर सिंपल वैक्स। तो सिंपल वैक्स में क्या है? देयर इज फैटी एसिड और साथ में ग्लिसरॉल। सिर्फ इतना ही। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल इन दोनों को हमने जोड़ दिया तो क्या बनता है आपका? सिंपल फैट। तो न्यूट्रल फैट में कैटेगरी आती है कौन सी? मोनोग्लिसराइड, मोनोग्लिसराइड, फिर डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड। ये सब मतलब कौन से कैटेगरी में आते हैं? न्यूट्रल फैट। और वैक्सेस में आते हैं आपके क्यूटीन। क्यूटीन पढ़ा था हम लोगों ने। क्या पढ़ा था क्यूटीन? प्रज्वल कहाँ पढ़ा था क्यूटीन? प्रज्वल, क्यूटीन कहाँ पढ़ा था? याद करो। बॉयज, निखिल कहाँ पढ़ा था क्यूटीन? हाँ, a waxy layer present in the leaf of plants. The layer is called as cuticle. तो ये क्यूटीन। फिर हम लोगों ने पढ़ा था सुबेरिन, याद है आप लोगों को? सुबेरिन कहाँ पढ़ा था? संस्कार, सुबेरिन कहाँ पढ़ा था? सिद्धार्थ, सुबेरिन कहाँ पढ़ा था बेटा? ये बेटा अभी 11 का आएगा टेस्ट। इधर यश, कहाँ पढ़ा था सुबेरिन? नहीं यार, गर्ल्स कहाँ पढ़ा था सुबेरिन? एंडोडर्मिस ऑफ रूट्स, डिपोजिशन ऑन रेडियल एंड टेंजेंशियल वॉल्स ऑफ एंडोडर्मिस। चलो, कौन बताएगा? द शेप ऑफ एंडोडर्मल सेल्स, बैरल शेप। एंडोडर्मिस इज कंटिन्यूअस इन मोनोकॉट और डाइकॉट? डाइकॉट। डिसकंटिन्यूअस इन मोनो। तो बच्चे हमारे आंसर देते। सो क्यूटिन एंड सिबेरिन, दीज आर वैक्सेस। ईयर वैक्स, आप लोगों ने सुना है वुल वैक्स होता है? वुल वैक्स नहीं सुना? वुल वैक्स जो वाटर प्रूफ वैक्स होता है कि many times the wools, the woolen clothes that you get from the ship and all, they produce some wax. Then honey bee, you heard honey bee? तो हनी जो छत्ता होता है, हनी कॉम, वो हनी कॉम किससे बनता है? हनी वैक्स से बनता है। वो कौन बनाता है? हनी बीज। हनी बीज प्रोड्यूस फ्रॉम देयर एब्डोमिनल, whatever glands it is. So from their glands they produce this wax. So the other waxes they are also which type of fat? Simple fat. तो हम लोग पढ़ रहे हैं पहले न्यूट्रल फैट, एक साइड आप लोग को दिया है मोनोग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड और डाइग्लिसराइड। फिर हम पढ़ेंगे कंपाउंड। तो कंपाउंड में क्या है? कंपाउंड में आपका फैटी एसिड है, साथ में ग्लिसरॉल भी है,
लेकिन साथ में कुछ ना कुछ एडिशनल ग्रुप ऐड हो गया, देयर इज एडिशन ऑफ सम एडिशनल ग्रुप। तो जैसे आप लोगों को आता है फॉस्फोलिपिड, तो फॉस्फेट यहाँ पे एक्स्ट्रा ग्रुप which is part of compound lipid. Then you have a glycolipid. मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, जितना एनसीईआरटी में दिया उतना ही पढ़ाने वाला हूँ। और फिर आता है आपका लिपोप्रोटीन्स एंड प्रोटीन्स आर देयर। अब आपने सुना होगा लाइपोसोम, सुना होगा लाइपोसोम। हमने नहीं पढ़ा जूलॉजी के अंदर लाइपोसोम। फॉर ड्रग डिलीवरी देयर इज फॉर्मेशन ऑफ मिसल लाइक स्ट्रक्चर। नहीं पढ़ा आप लोगों ने? कोई बात नहीं, ठीक है। सो दीज आर द कंपाउंड एंड इन डिराइव्ड कैटेगरी यू हैव कोलेस्ट्रॉल। स्ट्रक्चर दिया एनसीईआरटी ने कोलेस्ट्रॉल का आप लोगों को। और तो there is a hormone which is secreted when during parturition. What is that hormone? हाँ, क्या क्या? only oxytocin? prolactin नहीं, आप लोग को सूरज में आता नहीं। There's- हाँ, जी आता है उसके अंदर प्रो, नहीं, not a hormone, it is something like, ठीक, whatever it is. So cholesterol is our derived lipid, हम मुझे याद आएगा तो पढ़िए। तो सिंपल हमारे पास तीन कैटेगरी लिपिड्स है, सिंपल लिपिड है, कंपाउंड लिपिड है और डिराइव्ड लिपिड्स। सो कंपाउंड, सो जो डिराइव्ड लिपिड्स है दे आर मोस्टली एरोमेटिक, यार एरोमेटिक इन स्ट्रक्चर। तो सिंपल लिपिड्स है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। क्या प्रेजेंट है बच्चों? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो कौन सा लिपिड हो जाएगा? सिंपल लिपिड। कंपाउंड लिपिड, फैटी एसिड प्रेजेंट है, ग्लिसरॉल प्रेजेंट है, साथ में क्या प्रेजेंट है? एडिशनल ग्रुप, कुछ एडिशनल ग्रुप साथ में आ गए, तो जाएगा कंपाउंड लिपिड। डेरा मतलब पे कौन से जाएंगे? ये एरोमेटिक। उसमें अपन इंसाइड ने डायग्राम के साथ दिया आपको कोलेस्ट्रॉल, याद रहेगा सभी को पक्का। चलिए तो हम पहले पढ़ रहे हैं कौन से? न्यूट्रल फैट्स। तो न्यूट्रल फैट्स कौन सी कैटेगरी को आते हैं? कौन सी कैटेगरी है? सिंपल। तो सबको डायग्राम में ड्रॉ करना है ना, सब बैठना नहीं है किसी को, ऑलरेडी ड्रॉ द डायग्राम। डायग्राम मतलब कि केमिकल स्ट्रक्चर। सो न्यूट्रल फैट, तो हमारे पास ग्लिसरॉल है। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर CH2OH। ये हमारा स्ट्रक्चर किसका है? ग्लिसरॉल। अभी ध्यान से सुनना बच्चों, अभी ग्लिसरॉल के साथ जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं फैटी एसिड का, किसका रिएक्शन करवाते हैं? फैटी एसिड। तो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं ईस्टरिफिकेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? अब सुना आप लोगों ने ईस्टरिफिकेशन? केमिस्ट्री में पढ़ लिया क्या? हाँ। तो जब ईस्टरिफिकेशन होता है तो बॉन्ड कौन सा बनता है? ईस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा? ईस्टर बॉन्ड। एंड देन देयर विल बी रिमूवल ऑफ वाटर। क्या रिमूव हो जाएगा बच्चों? वाटर। अब फैटी एसिड क्या है हमारे? फैटी एसिड में COOH प्रेजेंट है, और साथ में देयर इज लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। दिस इज अवर फैटी एसिड। अभी हमारे पास तीन लोकेशन है जहां पर हम ये फैटी एसिड जोड़ सकते हैं। हाउ मेनी लोकेशन आर देयर? 3। कौन कौन तीन लोकेशन है? जहां जहां पर भी ये OH ग्रुप दिख रहा है आप लोगों को, वहां वहां पर हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किसके साथ? दिस फैटी एसिड है ना। तो सपोज मैं अभी इसका नाम दे रहा हूँ, हमारे पास ये कार्बन चेन है, तो मैं इसको बोल रहा हूँ R1COOH। ये फैटी एसिड, तो क्या नाम दिया बच्चों? R1COOH। तो हमारा पहला रिएक्शन हो रहा है ये, एक ही फैटी एसिड है हमारे पास। तो आफ्टर रिएक्शन क्या हो जाएगा? ये तीन जो हमारे OH है ग्लिसरॉल में, वो तीन OH में से एक OH की जगह पे, मतलब एक H की जगह पर आपका जुड़ जाएगा क्या? ईस्टर बॉन्ड। हाँ, यस। तो ऐसा आपका स्ट्रक्चर बनेगा। यहाँ पर क्या हुआ है? हाँ, ये ऑक्सीजन। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका? इधर से ये OH निकल गया, और इधर से ये हाइड्रोजन निकल गया। तो इधर से OH और इधर से हाइड्रोजन, तो क्या निकल गया यहाँ से? पानी। पानी टपक गया।
सो दिस इज योर H2। तो अभी यहाँ पर कितने फैटी एसिड प्रेजेंट है? यहाँ पर फैटी एसिड कितना है इस पूरे लिपिड में? ओनली वन फैटी एसिड इज देयर। तो इसलिए हम स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग क्या इसको? मोनोग्लिसराइड। ग्लिसरॉल है, लेकिन जो कि एक ही फैटी एसिड है, स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट? मोनोग्लिसराइड। अब मुझे बताओ सिद्धार्थ, इसको हमको कन्वर्ट करना है डाइग्लिसराइड में, क्या करना पड़ेगा? एक और क्या ऐड करना पड़ेगा? फैटी एसिड। वी हैव टू अगेन ऐड वन मोर फैटी एसिड टू कन्वर्ट इट इनटू, सो R2COOH। आपने एक और फैटी एसिड ऐड किया तो मोनोग्लिसराइड आपका कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर डाइग्लिसराइड। यू हैव CH और आपके यहाँ पे जुड़ गया R2, CH2। दिस बिकम्स योर डाइग्लिसराइड। क्या बन गया बच्चों ये? डाइग्लिसराइड। क्यों? क्योंकि कितने फैटी एसिड आ गए यहाँ पर अभी? दो फैटी एसिड। अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें? ट्राइग्लिसराइड, क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू ऐड वन मोर फैटी एसिड। सपोज मैंने ऐड कर दिया एक और फैटी एसिड R3, तो आपका कंपाउंड बन जाएगा CH2। R2। तो ये आपका जो कंपाउंड बन गया, क्या बन गया ये बच्चों? ट्राई। सो मोनोग्लिसराइड, ट्राई डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड, ये तीनों की दोनों कौन से कैटेगरी में आते हैं? सिंपल लिपिड। कौन सी कैटेगरी में आते हैं ये? सिंपल लिपिड, वेयर देर इज ओनली वन ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल एंड थ्री फैटी एसिड। पर एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है और आपके थ्री फैटी एसिड होंगे। ठीक है, याद रहेगा सभी को? पक्का? कंपाउंड लिपिड पढ़ लें हम लोग। किस क्लास से अभी? तो आंसर आ रहे हैं। टाइम ले लेते हैं। हाँ, टाइम पे आ रही है। पक्का? मतलब टाइम मतलब कि 12:10 के बाद। हाँ, ठीक। हरे कृष्ण। तो कल हम पढ़ेंगे कंपाउंड लिपिड और डिराइव लिपिड्स।